नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मणिपुर के हालात 3 महीने बाद भी सुधर नहीं रहे हैं। लगातार वहां घटनाएं घट रही हैं और अभी 24 घंटे पहले उपद्रवियों ने सरकारी आर्मरी यानी शस्त्रागार लूट लिया है। हजारों की संख्या में कारतूस, आधुनिकतम हथियार लूट लिए गए हैं। 3 महीने बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मणिपुर के हालात को काबू करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में अचानक सेना में लंबी सेवा दे चुके एक सैनिक अधिकारी कर्नल अशोक कुमार सिंह ने आज सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक मांग रख दी है जिसको देख सुनकर हर कोई चौंक गया है। पहले हम कर्नल अशोक सिंह के बारे में बता दें, फिर उसके बाद उनकी उस मांग के बारे में बताएंगे जो शायद पहली बार किसी राज्य के इस कदर बिगड़े हुए हालात को लेकर मार्शल लॉ लगाने की उन्होंने मांग की है। हमारे साथ हैं कर्नल अशोक कुमार सिंह, जो लगभग 2.25 दशक तक भारत की सेना में अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुके हैं। उन्होंने इस तरह के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में भी बहुत लंबे समय तक काम किया है। कश्मीर में वे ऑपरेशन रक्षक में शामिल थे, जो एलओसी पर पाकिस्तान के खिलाफ चलता था। और उससे पहले उनके कैरियर की जो शुरुआत थी, फौज में उनका जो कामकाज शुरू हुआ था, वो चीन के खिलाफ ऑपरेशन फौलाद के जरिए उन्होंने अपनी भूमिका निभाकर शुरू किया था। इसके अलावा असम में जब जो उल्फा आतंकवाद अपने चरम पर था, तब वे ऑपरेशन राइनो में भी महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे थे। इसके अलावा देश की सीमाओं से बाहर श्रीलंका में शांति सेना में भी वे शामिल रहे थे। जब श्रीलंका में, हम सब जानते हैं, लिट्टे का उपद्रव, लिट्टे की हिंसा चरम पर थी, तब वे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा बनकर श्रीलंका में भी रहे थे। कर्नल अशोक कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं सीधा सवाल करूंगा। जी, बहुत शुक्रिया। मैं सीधा सवाल करूंगा, क्या मणिपुर की हालात सचमुच में इतने बेकाबू हो चुके हैं कि आप जैसे एक सीनियर फौजी अफसर को, जिसने सिविलियन प्रशासन में भी काम किया है, आप नागरिक प्रशासन में भी फौज की सेवा के बाद काम कर चुके हैं, आपने सीधे मार्शल लॉ लगाने की मांग की है। क्या सचमुच इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है? और क्या कारण है? आपको क्या लगता है, क्या पैरामीटर से आपको ऐसा क्यों लगा कि अब हालात काबू नहीं किए जा सकते? जी। देखिए, मार्शल लॉ एक बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है और ये कोई इच्छा के ऊपर नहीं होता कि जी जब दिलाया लगा दिया, जब दिलाया नहीं लगाया। इसके ऊपर बड़े सोच विचार करने की जरूरत होती है और इसमें कुछ एक पैरामीटर्स हैं। हम मिलिट्री एक्सपर्ट जो है, जब जी। इस दायित्व को निभाते हैं, ये जिम्मेदारी हमें संविधान ने आर्टिकल 34 में दी है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी से इसको लगा सकते हैं या काम कर सकते हैं। हमें उसमें स्टडी करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है। मणिपुर में जो हो रहा है, आज तक देश में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। जी। कश्मीर में भी ऐसा नहीं हुआ, आसाम में भी नहीं हुआ। जो मणिपुर में शुरू में जब कुकी मिलिटेंसी आई थी, जिसमें चाइनीज ने इंसाइट किया था, तब भी ऐसा नहीं हुआ। वो क्या चीजें हैं जिसने मुझे इस बात को कहने के लिए मजबूर किया? 4,000 से ज्यादा हथियार लूट लिए जाते हैं, पुलिस उसको रेजिस्ट नहीं करती। जी। इसका मतलब कहीं मिली भगत है। और कौन लूटता है? 300-400 हथियार जो बर्मीज टेरिटरी से हैं, जो कुकीज हैं, उनके जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, सिर्फ 400-500 उन्होंने लूटे हैं। बाकी 4,000 के आसपास मेती की एक मिलिशिया नई फॉर्म हुई है। अब अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ये कहती है कि वो सीएम की, जो अभी करंट सीएम है वहां के, उनकी पर्सनल मिलिशिया है। जी। तो हालात ये है कि जो ओथ पे आदमी संविधान की रक्षा की कसम लेके बैठा हुआ है, रिपोर्ट ये कहती है कि उसने खुद अपनी मिलिशिया बना रखी है और वही मिलिशिया जो है 4,000 हथियार लूट लेती है और पुलिस उसको रजिस्ट नहीं करती। कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है कहीं पुलिस ने रजिस्ट किया हो और वहां पे फायरिंग हुई हो या कहीं किसी को गोली लगी हो या कोई आदमी मारा गया हो। 4,000 ऑटोमेटिक वेपन्स इसमें काफी बड़ी तादाद में है। हंसी मजाक नहीं है जनाब। 500 टेररिस्ट जब ऑपरेट करते हैं कश्मीर के अंदर, तो हम 1 से 1.5 लाख फौज वहां डिप्लॉय करते हैं।
एट ए टाइम आप देखेंगे 500 से 600 एक्टिव टेररिस्ट जो है बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं होते। पाकिस्तान मेंटेन करता है ना जी। और उनकी लिस्ट में तकरीबन 2 से 2,500 रहते हैं जो बाकी रिजर्व रहते हैं टोटल मिला के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी 4,000 से ऊपर हथियार तो ले लिए उन्होंने। और कुछ रिपोर्ट 2-3 ऐसी आई है जहां पे कि हथियारों से उन्होंने फौज के ऊपर भी फायरिंग की है, एक जवान मारा गया है हमारा। इतनी बड़ी संख्या में और लाखों की संख्या में कार्ट्रिज, कारतूस। अगर ये सरकारी शस्त्रागार से, थानों से मिलिशिया के पास पहुंच रहे हैं तो क्या सरकार सचमुच वहां पर हाथ धरे बैठी है? देखिए, लग तो यही रहा है। अगर हम ये देखिए, जैसे ही पहले ये घटना हुई होती, सबसे पहला काम था प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, इसका मतलब है कि जो वहाँ की करंट सिविल गवर्नमेंट है वो इनकैपेबल है सिचुएशन को कंट्रोल करने में, और वो खुद मिली हुई है। आई एम श्योर अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना काम कर रही होगी, ये जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी कि वहाँ का सीएम अपनी एक प्राइवेट मिलिशिया मेंटेन किए हुए है, और तो सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए था। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अभी भी वैली के अंदर काफी सारे थानों में नहीं लगाया गया। वहां आर्मी को बुला तो लिया गया है, लेकिन आर्मी को सिचुएशन हैंडओवर नहीं की जा रही है। अब आप ये बताएं, फौज आ गई है, हथियार लूटे जा रहे हैं, ऑटोमेटिक्स जो है कश्मीर से भी बहुत बड़ी तादाद में, कश्मीर में कभी भी 2-2,500 से ज्यादा टेररिस्ट नहीं रहे, और यहाँ पे 4-4,500 की हम बात कर रहे हैं, और आर्मी को आपने एम्पावर नहीं कर रखा है। आर्मी वहां पे 2-3 खबरें ऐसी आई हैं कि वो पुलिस वाले उनके ऊपर रॉब मार रहे हैं। वो एक मूक दर्शक की तरह वहां खड़े हुए हैं और पब्लिक को एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई हम कुछ करेंगे, लेकिन कानून उनको कुछ करने की इजाजत नहीं दे रहा है। ये फौज की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। आर्मी तो इसमें जो राजनीतिक दखल है कर्नल साहब, जो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, इसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या सचमुच राज्य और केंद्र की सरकार, मोदी सरकार नहीं चाहती कि वहां पर अमन कायम हो? क्या वजह है? आर्मी को काम क्यों नहीं करने दे रहे? मैं किसी को नाम लेके नहीं करना चाहता, बट अपेरेंटली देखने से ये लगता है कि ये देखिए, अगर सीएम वहां पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट नहीं लगाता है आर्म फोर्सेस स्पेशल, बिकॉज वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑलरेडी मणिपुर में 1958 के बाद से है, लेकिन उसको लागू करने के लिए उसको इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट उस काम को नहीं कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट रूल लाके उसको डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट गवर्नर के थ्रू लगाना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं तो ये इसमें एक मिली भगत है, कहीं ना कहीं तो मिली भगत है। अब आर्मी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। देखिए, हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, बिल्कुल। हम देश के संविधान की रक्षा की कसम खाते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर होने के नाते हमारे पास मिलिट्री डोमेन में एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पास मिलिट्री डोमेन के अंदर कमीशन्ड ऑफिसर्स के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, जो कि संविधान भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। अब सवाल यह है कि हम वहां दर्शक बन के तो नहीं रह सकते। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के अंदर ही देखिए, अगर लोग मारे जा रहे हैं, सिविल वॉर के हालात हैं, 70 से ज्यादा चर्च जला दिए गए हैं। खबर आ रही है कि बर्मा से 700 से 800 ज्यादा जो टेररिस्ट है वो मूव इन कर गए हैं इलाके के अंदर। कुकी वाले भी तैयारी कर रहे हैं, वहां भी हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन वहां कम से कम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है। जो कुकी का इलाका है, जो क्रिश्चियन कुकीज हैं, वहां कम से कम आर्मी ऑपरेट कर रही है, उनके पास पावर है। लेकिन जो मैतीस का इलाका है, जो हिंदुओं का मेजोरिटी का इलाका है, जो हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां बना लिया गया है, वहां पे आर्मी के पास कोई पावर्स नहीं। तो कहीं पे एक बायस आता है कि यहाँ पे आपने हथियार दे दिए और आर्मी को आप एम्पावर नहीं कर रहे हैं। कुकीज के अगेंस्ट आर्मी इफेक्टिवली काम कर रही है। तो आप देखेंगे कुकी के इलाके में अभी भी जो वायलेंस है वो लेवल काफी कम है, क्योंकि वहां आर्मी के पास पावर्स है। लेकिन जो वैली है, आर्मी सिर्फ मूक दर्शक की तरह नहीं खड़ी हुई है। देखिए, हरियाणा में जब 30 कॉलम आए थे, बोलिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। हरियाणा में जब 30 कॉलम A2 सिविल अथॉरिटी में आए थे, जैसे कि अभी मणिपुर में वैली में इन्होंने बुलाया है, तो आर्मी को एम्पावर किया गया था। आर्मी ने कई जगह फायरिंग की थी। 30 से ज्यादा जाट आंदोलन में मारे गए थे लोग। आप क्या कहना चाहते हैं कि मणिपुर के हालात जो है हरियाणा से बेहतर है? हरियाणा में हालत ज्यादा खराब थी। हरियाणा में तो हेलीकॉप्टर से फौज उतारनी पड़ी थी। हेलीकॉप्टर से आपने फौज उतारी, वहां तो आपने इतना रथलेसली जो है जाटों को सप्रेस किया आपने।
जाटों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, और जहां करना चाहिए था वहां नहीं करना चाहिए था हरियाणा में। देखिए, एक ऐसी कौम जो देश की सुरक्षा के लिए जानी जाती है, उसके खिलाफ आपने कितना बड़ा कार्रवाई की जहां जरूरत नहीं थी फौज लाने, और जहां फौज लाने की जरूरत है वहां चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। इसका क्या मतलब लगाया जाए? कर्नल साहब, आपने बर्मा का जिक्र किया, बर्मा से घुसपैठ का। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या हमारी सीमाएं इतनी असुरक्षित है? खासतौर से ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां बर्मा चीन की सीमा लगी हुई है। कल को इससे बड़ी घुसपैठ होगी तो कौन रोकने वाला है? इतनी आसानी से मणिपुर में बर्मा से उग्रवादी घुसे चले आ रहे हैं क्या? और किसकी नाकामी है फिर ये? मैं जब आसाम में था तो बर्मीज बॉर्डर पे मेरी एक कंपनी डिप्लॉयड थी, जब मैं बटालियन कमांड कर रहा था जी। तिनसुकिया सदिया एरिया में। तो कुछ टाइम के लिए मेरी एक कंपनी वहाँ नागालैंड बर्मा बॉर्डर पे थी, और मैंने जाके वहाँ देखा। देखिए, वहाँ बड़े थिक जंगल्स हैं, माउंटेनस टेरेन है, हर इंच पे आप आदमी नहीं लगा सकते जी। और ये जो लोकल लोग होते हैं कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेट कर ही लेते हैं। इन्फिल्ट्रेट को रोकना असंभव है, संभव है, लेकिन बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, बहुत कॉस्टली काम है। उसके पास बहुत सारे तरीके हैं कि भाई आपके पास अगर बाहर से इंटेलिजेंस आती है तो क्रॉस बॉर्डर आप रेड मारिए, या बहुत सारे तरीके हैं जो इन्फिल्ट्रेशन को हम कम कर सकते हैं, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। रोकने के लिए अगर आप चाहते हैं तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की, मैन पावर की, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस जैसे अब LOC में हो रहा है कि हम नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, और सरकार को खर्च करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अपनी देश की टेरिटरी की रक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न, सुरक्षा का मामला है, तो ये कीजिए। आप लगाइए सर्विलेंस कैमरा, लगाइए, फोर्सेस की सीमा को बढ़ाइए। वहाँ रोड तक तो वहां पर है नहीं। बॉर्डर एरियाज में जैसे आप कम से कम पाकिस्तान सीमा पे आपने ऑल अलोंग रोड बना रखी है, वहां रोड्स तक नहीं है, बड़ी लिमिटेड रोड है। बाकी जगह आपको ट्रैक्स पे जाना पड़ता है, और बारिश के टाइम तो इतनी हालत खराब हो जाती है, जो अब चल रहा है बारिश का टाइम, लीचेस होती है, आप हर जंगल में नहीं बैठ सकते वहां पे, तो कहीं ना कहीं से तो वो घुस आएंगे, उनको आप रोक नहीं सकते इस करंट डिप्लॉयमेंट लेवल को देखते हुए। जी कर्नल साहब, कम से कम 170 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा खुद सरकारी आंकड़ा है। कितने शव वहां पड़े हुए हैं जिनकी शिनाख्त करने वाला कोई नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं। 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों हजारों लोग घायल हैं। आखिर सरकार की नाकामी किस लेवल पर है? बिल्कुल शुरुआत में इस समस्या को नहीं समझ पाए। वहां से जो केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री है एक सज्जन, वे कह रहे हैं व्यवस्था नाम की बात कोई चीज नहीं बची है, कोई सिस्टम नहीं बचा है। लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग कह रहे हैं वहां राज्य नाम की, सिस्टम नाम की, स्टेट नाम की कोई चीज नहीं है। एक और फौजी अफसर आपके ही रिटायर्ड, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, श्रीवास्तव जी, वे 1 महीने पहले लिख चुके थे कि पूरा राज्य विहीन, स्टेट विहीन, सिस्टम विहीन हो चुका है राज्य। तो 3 महीने 90 दिन इतने छोटे से राज्य को कंट्रोल करने में क्यों लग रहा है? और अब भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी कल की घटना है ये, जो अभी हथियार लूटे गए हैं, 3 लोग मारे गए हैं, लोग थानों से हथियार लूट कर ले जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? भाई देखिए, जब इच्छा शक्ति का अभाव हो और जहां इस तरह की खबरें आ रही हों कि जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाने का, और वो ही उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं, तो कैसे सुधर जाएगी हालात, मुझे आप बताएं। जब पुलिस ही हथियार, वहां से खबर आ रही है कि आसानी से पुलिस हथियार छीन के ले जा रहे हैं, वो क्या मतलब है इसका? पुलिस जो है बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, आर्मी के ऊपर राइफल कॉक कर रही है। मैंने कभी नहीं सुना अपने 70 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में कि ऐसी हरकत वहां कोई कर सकता है। और आर्मी को इतना आपने हेल्पलेस बना दिया है कि उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय म्यूट दर्शक बने रहने के लिए। इसीलिए मैंने कहा मार्शल लॉ लगाइए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो है, आप कानून पढ़िए, मार्शल लॉ कोई बुरा शब्द नहीं है। मार्शल लॉ एक कानून की व्यवस्था है कि अगर राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो फौज की जिम्मेदारी है कि उस डेमोक्रेटिक ऑर्डर को, रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर करें। हम खड़े होकर नहीं देख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमें इनविटेशन आएगा उस सरकार से जो फेल हो गई है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। उस केस में हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के अंदर, कि सिविलियन की जान माल की सुरक्षा की जा सके, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाया जा सके, रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर किया जाए। आपने अपने ट्वीट में, थ्रेड आपका है, 4-5 ट्वीट हैं, आपने 8-10 कारण गिनाए हैं।
मैं बहुत स्पष्ट सुनना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फौज अपनी तरफ से मार्शल लॉ लगा लेगी क्या? इसमें मार्शल लॉ केंद्र फौज ही सरकार। लगा। देखिए हमारे जो संविधान में प्रोविजन है मार्शल लॉ, जी। देखिए कुछ एक संविधान में दुनिया में अगर आप डेमोक्रेटिक ऑर्डर्स को देखें, कुछ एक संविधानों में मार्शल लॉ का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होता है, जी। कुछ एक वो डायरेक्ट प्रोविजंस होते हैं, कुछ एक संविधानों में इनडायरेक्ट प्रोविजन है। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 34 में 34 में इनडायरेक्ट प्रोविजन है। जी। तो इनडायरेक्ट प्रोविजन का मतलब है कि सिविलियन अथॉरिटी में किसी को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो मार्शल लॉ लगाए। तो इस केस में मिलिट्री कमांडर्स की जिम्मेदारी है कि वो मार्शल लॉ की जो पावर है वो मिलिट्री कमांडर्स के पास ही है। इसके ऊपर एक पॉलिसी लेटर भी है, पॉलिसी बनी हुई है। वो किस लेवल से ये फैसला होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मेरे दर्शकों के लिए। जी। ब्रिगेडियर्स एंड अबव लेवल के जो ऑफिसर्स हैं जो कुछ एक अपॉइंटमेंट होल्ड करते हैं वो मार्शल लॉ इम्पोज कर सकते हैं। मान लीजिए पहले सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर रैंक का हुआ करता था, मेजर जनरल रैंक का हो गया। तो आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त पे लाल किले से सैल्यूट मारते हैं तो एक जनरल साहब पीछे खड़े रहते हैं। जी। वो जनरल साहब कौन है? वो दिल्ली के जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उसके कमांडर है। उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली के अंदर डिफेंस को देखना। अगर मान लीजिए देश की सुरक्षा में दिल्ली में कोई गड़बड़ होता है तो जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दिल्ली एरिया है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मार्शल लॉ लगा सकते हैं। ऐसे ही जो आसाम एंड जो नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट के जो एरिया है, सब एरिया है, उनके कमांडर लगा सकते हैं, या ईस्टर्न आर्मी कमांडर लगा सकते हैं जिनका कलकत्ता में ऑफिस है। ये उनकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। फौज वहां खड़ी हुई है और लोग मारे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में आग लगाई जा रही है, ये क्या कर रहे हैं आप? इतिहास में आपके लिए तो शर्म की बात है। बिल्कुल सही बात। आप प्रेजेंट है और आपका भय नहीं है। अगर फौज की एक्शन में भय निकल जाएगा तो फौज नहीं रहेगी। फौज का भय तो शेर की तरह होता है। लेकिन इस स्थिति में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसके सारे अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे? जो पुलिस है, स्टेट पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, क्या वे सब भी मार्शल लॉ के अंतर्गत वो जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ एरिया का उसके मातहत कहलाएंगे क्या? देखिए वहां पर मणिपुर में जनरल रिवोल्ट के हालात नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। पंजाब में, जब पंजाब में जनरल डायर के टाइम में अंग्रेजों ने वो जो मार्शल लॉ लगाया था वो आज भी हमारे हिंदुस्तान के कानून में वैलिड है। बाय द वे, अंग्रेजों के जितने एक्शन थे कानूनन वो आज भी हमारे हिंदुस्तान में वैलिड है। तो जब मार्शल लॉ लगा था वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगा था। तो यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट को टेक ओवर करने की फौज को कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली एक शॉक एक्शन चाहिए। शॉक एक्शन इसलिए चाहिए कि कुछ लोग हैं वो संविधान की दायित्व को नहीं निभा रहे। तो जब मार्शल लॉ वहां अगर लगेगा तो मार्शल लॉ बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट से मिलिट्री टेक ओवर कर लेगी और उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है मार्शल लॉ में। मिलिट्री जो है स्टेट में मार्शल लॉ में क्या होता है कि बेसिकली मिलिट्री लॉज जो है सिविलियंस पे लागू कर दिए जाते हैं और मिलिट्री कोर्ट जो है जिम्मेदार हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है। तो इस केस में होना, मैं ये नहीं कह रहा सिविल गवर्नमेंट को हटा दीजिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए। कानूनन व्यवस्था में और हमारे संविधान की स्पिरिट को देखते हुए, डेमोक्रेसी की स्पिरिट को देखते हुए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा मुद्दा है कि अगर आप मार्शल लॉ लगाते हैं, अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, मार्शल लॉ इम्पोज करते ही जो भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उस इलाके का ईस्टर्न आर्मी कमांडर या जो सब एरिया कमांडर है नॉमिनेट करेंगे, वो एक डिग्री जारी करेगा जिसमें कि जितने भी क्राइम है इससे रिलेटेड क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर से जो राइटिंग से रिलेटेड है, जो देश की सुरक्षा पे खतरा पैदा कर रहे हैं, उसके लिए वो मिलिट्री लॉ के अंडर आ जाएंगे। और जितने भी ऑफेंसेस होंगे, वो चाहे वो पुलिस करे, आप हथियार दे रहे हैं तो इट्स ए सीरियस ऑफेंस, उस पर भी you are inciting revolt, they will be liable for the court martial। कोई भी पुलिस वाला अगर वहां हथियार दे रहा है टेररिस्ट को तो वो मिलिट्री कोर्ट मार्शल में लायबल होगा। और ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में पहली बार होगा, पाकिस्तान में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, काफी सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है कि अगर आप देश की सुरक्षा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो मिलिट्री कोर्ट ट्राई करती है आपको, क्यों नहीं करती है? बिल्कुल ठीक। अपने देश में आजादी के बाद, मैं उदाहरण के लिए 2-3 चीजें याद आती हैं, हैदराबाद या जूनागढ़, गोवा। जब ये जहां पुलिस एक्शन हुआ था, चाहे जूनागढ़ हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे गोवा हो, तो वहां मार्शल लॉ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर मिलिट्री ने जब कैप्चर किया
तो इट वाज ए टेरिटरी व्हिच वाज रूल्ड बाय डिफरेंट सिस्टम, अलग सिस्टम में वो गवर्न किया जा रहा था। तो मार्शल लॉ नहीं था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। मार्शल लॉ नहीं लगा था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। वहां पे एब्सेंस ऑफ सिविल गवर्नमेंट थी, एब्सेंस ऑफ सिविल गवर्नमेंट एज पर इंडियन लॉज एब्सेंट थी वहां पे। तो वहां पे मिलिट्री गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, गोवा में की गई थी, हैदराबाद में की गई थी, जूनागढ़ में की गई थी, और श्रीलंका में जब हमने वो इलाके को कैप्चर किया तो वहां श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं थी वहां पर, तो हमने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की थी। ऐसे प्रोविजन है हमारे कानून में। 62 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था। तो इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में भी तकरीबन फौज के पास वही अधिकार आ जाते हैं जो मार्शल लॉ में आते हैं। मार्शल लॉ में आते हैं। तो इसको हम अभी मणिपुर की सिचुएशन को, मणिपुर के जो हालात हैं, उन्हें आप सीधे सीधे गृह युद्ध मान सकते हैं, सिविल वॉर कह सकते हैं। और गृह युद्ध क्या होता है जी? दो धड़ों में पूरी पॉपुलेशन बढ़ गई है, दोनों के अपने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों तरफ से हथियार है, और वहां पे जो पुलिस के एडवाइजर गए वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में बफर जोन क्रिएट कर देंगे। आप वहां टेरिटरी बांट रहे हैं। बताइए, आप अपने ही देश के अंदर लाइन खींच रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? मैंने आई वाज शॉक्ड। दो दुश्मन देशों के बीच में होता है बफर जोन, कि आप दोनों के बीच में एक बफर जोन क्रिएट कर दीजिए और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दीजिए। दिस इज बड़ी नॉनसेंस। आप अपने देश में जो है दो लोगों को दो धड़े में बांट रहे हैं। कल को आप यूपी में भी यही करेंगे। कल को मान लीजिए अगर मणिपुर की तरह हालात आप यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी प्राइवेट आर्मी बहुत सारी फ्लोट कर रही है, बजरंग दल है, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा। आप ये देखिए इतनी सारी प्राइवेट अनार्म्ड मिलिशिया है और रिपोर्ट आ रही है उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप क्या असम में ट्रेनिंग हुई है ना अभी। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप भी यहाँ पुलिस से इस तरह हथियार देकर के मणिपुर वाले हालात क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ भी लाइन ड्रॉ करके आप बफर जोन करेंगे। आप क्या आप देश को बांटना चाहते हैं? दिस इज नॉनसेंस। दिस इटसेल्फ इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट कि द सिविल गवर्नमेंट हैज फेल्ड। जी कर्नल साहब, जो मणिपुर के हालात हैं, वहां जो हिंसा हो रही है, क्या आपको लगता है कि आसपास के जो दूसरे राज्य हैं, नागालैंड है, मिजोरम है, असम है, ये आग, ये चिंगारी वहां भी पहुंच सकती है क्या? बीच में ऐसे हालात बने थे कि मिजोरम से उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलो। अब जब धर्म का मामला बन जाएगा जी, हिंदू और क्रिश्चियन का आप मामला बना देंगे इसको, तो नागालैंड में क्रिश्चियंस है, मिजोरम में क्रिश्चियंस है, उनके साथ तो आपने सीज फायर कर रखा है। और अभी तो देखिए बराबरी का मामला है, कुकी अपने इलाके में काफी स्ट्रांग है जी, ठीक है, वो अपना डिफेंड कर रहे हैं। आर्मी वहां डिप्लॉयड है, इफेक्टिवली डिप्लॉयड है, कम से कम वहां भी उसको ऑर्डर को संभाले हुई है। लेकिन अगर आप ज्यादा इसको पुश करेंगे तो रेस्टलेसनेस तो ऑलरेडी आ रही है। मिजोरम में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, तो ये हालत जो है फैलेगी। और जब इस तरह का ये धर्म का मामला बन जाएगा तो इसका सिर्फ इंटरनल इम्पैक्ट नहीं होगा, इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा, इंटरनेशनल। आप क्या सोचते हैं जो क्रिश्चियन कंट्रीज में चुप बैठे रहेंगे? वो चुप बैठे रहेंगे जब आप धर्म मणिपुर के हालात में तो यूरोप और अमेरिका में बोल रहे हैं लोग। आपने हिंदू राष्ट्र के नाम पे वहां एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को 4000 हथियार दे दिए, और आप क्या चाहते हैं? कुकीज को मारना चाहते हैं, वहां पर जीनोसाइड करना चाहते हैं? क्या मतलब है? आपने क्यों हथियार दिए हैं? अगर आपको सेल्फ डिफेंस करनी है तो आपको पुलिस पे विश्वास नहीं है, आपको फौज पे विश्वास नहीं है, आपको अपनी गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी पे विश्वास नहीं है कि जो आपको प्राइवेट आर्मी की जरूरत पड़ गई। कर्नल साहब, इसको नस्लीय सफाया, जो एथनिक क्लींजिंग बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मतलब जीनोसाइड करके उनको बर्मा में धकेलना चाहते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं, इसके अलावा और क्या इंटेंशंस हो सकते हैं? अच्छा, महिलाओं पर वहां जो जुर्म हुआ, नेकेड परेड उनकी निकाली गई, पुलिस के हाथ से छीन कर ले गए उपद्रवी उन महिलाओं को, पुलिस के कस्टडी में थी उस वक्त वे। आरोप तो यह है कि पुलिस ने ही सौंप दिया उन लोगों को। तो ये महिलाओं पर अत्याचार की इतनी इंतहा हो गई और सरकार अब तक बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री 36 सेकंड में मणिपुर की बात करके और दूसरे राज्यों से उसकी तुलना करने लगते हैं। तो कैसे और कब तक कंट्रोल होगा ये? शर्मनाक बात है। देखिए, मैं आसाम में 2 बार ऑपरेशन राइनो में रहा हूँ। एक बार मैं एक ब्रिगेड का ब्रिगेड मेजर था, तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स मेरे अंडर में थे ऑपरेशंस के, और एक बार मैंने वहाँ बटालियन कमांड की है। मुझे आसाम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग मेरी जब ये देखेंगे तो जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है जी। मैं एक बात आपको नॉर्थ ईस्ट की बताता हूँ, वहां पर फीमेल पावर बहुत एक्टिव है, अनलाइक रेस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में जो फीमेल पावर है वो काफी असर्टिव है, और
कभी हमने वहां ऐसा नहीं देखा। अब मान लीजिए हम वहां जा रहे हैं, वहां फौजी काफी करते थे, हम जैसे छुट्टी जाना है हमको और हमें जी। मिलिट्री कॉन्वॉय नहीं मिली, तो हम क्या करते थे, सिविल गाड़ी ले ली और अपनी वाइफ अगर हमारे साथ है उसको बैठा लिया। वहां एक अनडिक्लेयर्ड रूल था कि अगर हमारा फौजी भी अगर अपनी बीवी के साथ जा रहा है तो टेररिस्ट हाथ नहीं लगाते थे। और अब ये हालात हो गए। इतना सम्मान है वहां स्त्रियों का, इतना सम्मान है। और वहां पे जब मैं ये देखता हूं कि ये नग्नता की परेड हो रही है, आप वहां पर दुर्योधन के दरबार को सजा रहे हैं, वहां पर पुलिस जो है उसको हैंडओवर कर देती है। और आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा हूं जहां एक लेडी इसको जस्टिफाई कर रही है कि ठीक है। और ये इस तरह के हाँ बिल्कुल। हालात दोनों तरफ से हुए हैं, कुकीज की तरफ से भी कुछ हुए हैं और इधर से भी हुए हैं। वहां जहां उनको मौका लगा है वहां, लेकिन वहां कम से कम आर्मी उनके सर पे खड़ी हुई है। बिल्कुल। यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ तो फ्रीडम दे रखी है इन्होंने। तो अब सवाल ये कि एक ऐसे राज्य में, एक ऐसे क्षेत्र में, एक ऐसे रीजन में जहां स्त्रियों का इतना सम्मान है, सम्मान। वहां इस तरह की हरकत हो रही है। आप पूरे कल्चरल फैब्रिक को, समाज की जो फाउंडेशन होती है उसको आप हिला रहे हैं, आप उसको हिला रहे हैं। ये शर्मनाक बात है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, बहुत दूरगामी जी। परिणाम होंगे। कर्नल साहब, आप तो असम में रहे उस समय में जब उल्फा का आतंकवाद चरम पर था, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अंततः बातचीत और समझौतों के जरिए ही उन समस्याओं का हल निकला। चाहे ललडेंगा से समझौता किया गया हो, या असम में समझौते हुए हों, या पंजाब में राजीव गांधी के समय लोंगोवाल राजीव गांधी समझौता हुआ हो। क्या इस समस्या का बातचीत के जरिए, समझौतों के जरिए कोई हल नहीं निकल सकता? कि दोनों समुदायों को बिठाकर, उनके जो लीडर्स हैं उनको बिठाकर, और जो, हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में इससे पहले उग्रवादी तत्वों से बातचीत नहीं हुई है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि बातचीत न हुई हो। कितने कितने राउंड के, अब तक नागालैंड में बात चल रही है। हमारी देखिए मोदी सरकार बातचीत करती रहती है। तो क्या मणिपुर का हल राजनीतिक और सामाजिक हल नहीं निकल सकता इस समस्या का? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का जो हल अंततः निकलता है वो बातचीत से निकलता है। लेकिन इस वक्त इतने ज्यादा भावुक हो रखे हैं लोग, इतना ज्यादा गुस्सा हो रखे हैं, इतना ज्यादा डिवीजन हो रखा है, इतना ज्यादा आर्म्ड, जिसे कहते हैं मैडनेस, वहां फैली हुई है कि वहां एक शॉक की जरूरत है फौज को। जी। एक लंबे, मैं इवन कश्मीर में भी, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन रहा है, कश्मीर में भी मैं कर्नल जीएस चाइना भी रहा हूं और रेड फोर के अंदर, और चाइना के ऊपर मैंने काफी स्ट्रेटेजी आर्मी की डेवलप की है, ड्राफ्ट की जी। है उसमें। देखिए, आर्मी जब भी जाती है वो एक शॉक एक्शन के लिए जाती है, आर्मी सोल्यूशन नहीं लाती है। आर्मी सोल्यूशन के लिए एक रास्ता खोलती है। और जो मैडनेस बिल्कुल। है, उस मैडनेस का और कोई तरीका नहीं है। जैसे आदमी पागल हो जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। अब बिल्कुल। मान लीजिए वहां पर पैशन हाई है, लोग पागल हो रखे हैं, तो एक इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है। इस वक्त आप बातचीत की बात करेंगे, नहीं कामयाब होगा, क्योंकि इतने नहीं। धड़े फूट चुके हैं, इतने ज्यादा मनों में आपने दुराव डाल दिया है, इतना ज्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर कि वो हर दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में भड़क रहा है। और वो भड़क रहा है बेसिकली ट्रस्ट की कमी से। अगर लोगों का, देखिए, सबसे पहले जब इस तरह के हालात होते हैं तो राजनीतिकों का और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, देखिए, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में एक बड़ी अजीबोगरीब चीज हुई है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसी ब्लेम से बच जाते हैं। आईएएस अधिकारी हैं भाई, आपका भी तो बिल्कुल कोई रोल है। सही बात। पॉलिटिशियन सिर्फ आपको डायरेक्शन देंगे, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर तो बेसिकली इस काडर का रोल है, बिल्कुल। इनकी जिम्मेदारी बनती है। उसमें पॉलिटिशियन नहीं इंटरफेयर कर सकता। और अगर आप करने दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा गलत काम है। आपको संविधान ने एक प्रोटेक्शन दे रखा है आर्टिकल के अंदर कि आपके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती बगैर एक्सप्लेनेशन मांगे। आपको इतना बड़ा संवैधानिक प्रोटेक्शन दे रखा है और इसके बाद भी आप जो है वहां पर अपने दायित्व को नहीं निभाते हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर एफिशिएंटली इस चीज को संभाले, ये हालात कभी पैदा ही नहीं होंगे, यहां तक पहुंचते ही नहीं। पहुंचते ही नहीं। जी। आपको विश्वास लेना है। कहीं भी छोटी सी घटना बिल्कुल। हो गई, आपको विश्वास लेना है। आप कैसे अलाउ कर सकते हैं डीजीपी वहां के पुलिस के या जो डीआईजीज हैं, आईजीज हैं, कि साहब पुलिस ही हथियार दे रही है? बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि टोटल कोलैप्स। तो मैं कहने का मतलब बट ये गई है पुलिस और प्रशासन, दो दो भागों में बट चुका है, दोनों वर्गों में हाँ, बट चुका है पूरी तरीके से। बातचीत से ही मामला हल निकलेगा, लेकिन पहले उसके लिए सेंसेस में आना जरूरी है। अभी तो लोग सेंसेस में नहीं है, अभी तो इंसाइट हो रखे हैं, बिल्कुल। अभी तो गुस्सा है लोगों में और गुस्सा निकाल रहे हैं।
अब आप जो आज स्टेटमेंट आया उस लेडी का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि साहब ये तो एक तरह से युद्ध है और इसमें तो अगर हम औरतों को डिसऑनर करते हैं तो ठीक है ये। अब जब इस तरह की मानसिकता बन गई है तो इस मानसिकता को तो फौज ही आगे ठीक करेगी ना जी। और फौज तो जब ठीक कर सकती है जब फौज का भय हो। फौज का तो एक टूर होता है जी, देखिए जब फौज आए तो भय जो है प्रीसीड करना चाहिए आर्मी मूवमेंट से पहले। और आप अगर फौज में से भय निकाल देंगे, फौज लड़ने लायक नहीं है। फौज आपको कहीं भी कामयाब नहीं होगी अगर भय निकल जाएगा तो। बिल्कुल कर्नल साहब, हमने जहां से बातचीत शुरू की थी मैं वहीं लौट रहा हूं और एक आखिर में एक सवाल और पूछूंगा। आपने खुले एकदम मंच पर सोशल मीडिया पर लिख देना, यानी आपके सेना मुख्यालय तक ये बात पहुंच चुकी होगी, बड़े बड़े अधिकारियों की जानकारी में आ गया होगा कि कर्नल अशोक कुमार सिंह कह रहे हैं कि मणिपुर में मार्शल लॉ लगाया जाना चाहिए, और उसके आपने पूरे 8-10 पॉइंट लिखे हैं जो अभी हमने बातचीत में डिस्कस किए। आपके जो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए जो सैनिक अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, समकक्ष है या जूनियर है, उनकी क्या राय बनी आपकी इस बात पर? देखिए, मैं सर्विंग अधिकारियों की कोई बात नहीं करूंगा, वो एक हमारे एथिकल इशू का बात है। लेकिन जो भी सेंसिबल, हाँ देखिए, जो हमारी भावनाएं हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है, हमारा जो कल्चरल ग्रूमिंग है, वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर मुझे गुस्सा है तो आई एम श्योर कहीं अनकंफर्टेबल जरूर होगा। देखिए, वहां अधिकारी हैं, मैं एक कैप्टन की हालत, जो मेजर की हालत है, वो वहां खड़ा हुआ है, उसको पुलिस वाले गाली दे रहे हैं ना। मैं उसकी मानसिकता समझ सकता हूँ कि उसका जो फिंगर है वो ट्रिगर पे कितना टाइट हो जाती होगी, मैं समझ सकता हूँ। कि हमारा तो ट्रेनिंग का कोई मिनिमम फोर्स का तो हमें एक राइडर होता है, लेकिन गुस्सा हमें तो हमारी पूरी ट्रेनिंग ही गुस्से के ऊपर बेस्ड होती है। तो मैं उन हालात को दे सकता हूँ उस कमांडिंग ऑफिसर के, जो वहाँ ट्रुप्स को कमांड कर रहा है और जो वहाँ पे सोल्जर्स को इस तरह की हालात का फेस करना पड़ रहा है, तो रेस्टलेसनेस तो होगी। और लेकिन कहने का मतलब ये है कि वेटरन कम्युनिटी में भी, और जो मैं बात कह रहा हूँ कोई गैर कानूनी बात नहीं कह रहा हूँ, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं इस चीज के साथ बात को खत्म करना चाहता हूँ। मार्शल लॉ कोई बुरी चीज नहीं है। मार्शल लॉ जब बुरी होती है जब मिलिट्री कू होता है, कोई डिक्टेटर जो है पूरी गवर्नमेंट सिस्टम को हटा देता है, देन मार्शल लॉ इज बैड। या कोई सिविलियन डिक्टेटर, बाय द वे जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था और ये आर्टिकल 34 पे काफी बहस हुई कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, नेहरू जी और इनका विश्वास ये था कि मिलिट्री को प्रधानमंत्री के कमांड में होना चाहिए। बिल्कुल, इस पे काफी डिबेट हुई, तो मिलिट्री की कमांड प्रधानमंत्री को नहीं दी गई, सिर्फ इतनी दी गई कि आप गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन मिलिट्री स्फीयर के अंदर जो कमांडर है, मिलिट्री कमांडर, वही डिसीजन लेंगे। अनलाइक यूएस के अंदर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास अथॉरिटी है मिलिट्री कमांड की, वो मिलिट्री ऑर्डर भी दे सकता है। हमारे यहाँ मिलिट्री प्रेसिडेंट के अंडर में होती है, लेकिन प्रेसिडेंट को भी मिलिट्री कमांड का अभी मैंने तो कोई प्रोविजन कहीं पढ़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा मिलिट्री की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया है कि मिलिट्री डोमेन में मिलिट्री कमांडर ही डिसीजन लेंगे, उसमें कोई इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं है। उसकी स्वायत्तता को स्वीकार किया है, उसकी ऑटोनॉमी को, स्वायत्तता को उन्होंने स्वीकार किया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो एक कानून की बात कर रहा हूं। हमारे संविधान में उसका एक प्रोविजन है, और उस संविधान के प्रोविजन को देश में 70 साल में पहली बार ऐसे हालात पैदा हुए हैं जो कि मार्शल लॉ के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर पैदा करने की, वो हथियार दे रही है। वहां की जो, अब मुझे पता नहीं क्या सच है, बिकॉज वहां से खबर तो कुछ आ नहीं रही है। वहां पे अब कहीं मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि वहां चीफ मिनिस्टर खुद ही एक प्राइवेट मिलिशिया मेंटेन किए हुए हैं, वो हथियार लेके घूम रहे हैं वहां। तो इट्स ए ब्लडी टोटली कोलैप्स ऑफ सिविल गवर्नमेंट है। अब राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है हमारा संविधान सब नागरिक को देता है, और राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में सबसे बड़ी जिम्मेदारी फौज की आती है कि हम कैपेबल है, और हमारे सामने अगर किसी को मारा जा रहा है, हमारे सामने किसी के घर जलाए जा रहे हैं, तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यहाँ लागू होता है। तो मार्शल लॉ यहाँ पे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में टू रिस्टोर गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ आर्मी की जिम्मेदारी बनती है। मैं खुल के कहता हूँ,
कानूनन बनती है, बिल्कुल। हमारे संविधान के हिसाब से बनती है, हमारे रूल ऑफ लॉ के हिसाब से बनती है। बहुत बड़ी मांग कर्नल साहब आपने की है, बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन मैं इस पूरी बातचीत को एक बार फिर राजनीतिक नेतृत्व की ओर ले जाना चाहता हूं कि अंततः हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी सबसे बड़ी पंचायत संसद है। संसद में गतिरोध चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव रखा है सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने। आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पर बात करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को समय पर इस पर देश को संबोधित करना चाहिए? उन्होंने आज तक अपील नहीं की है मणिपुर को लेकर। हमने वो दौर भी देखा है, पीवी नरसिंह राव ने अपनी चुनी हुई मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तो क्या एक नागरिक और एक फौजी दोनों रूप में आप अपने प्रधानमंत्री से, इस देश की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के साथ साथ वो लोकसभा के नेता भी हैं जी। अब पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, अगर मान लीजिए कोई डिमांड की जाती है तो ये लोकसभा के नेता होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि भाई देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस के मेंबर हैं, ये हमारे बीजेपी के मेंबर हैं। दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज पर द लॉ। और आपने पूरे परिवार को साथ लेके चलना है। एक लोकसभा के लीडर होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश को विश्वास मिले, उनके साथ लेके चले। एक राज्य में अगर ऐसे हालात खराब हैं तो पहली बात तो आपको खुद ही आगे आना चाहिए था, लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहिए था। देखिए, जब तक आप पब्लिक से बात नहीं करेंगे तो उनका विश्वास कैसे जीतेंगे? पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि हालात को, फौज को सैंपल हैंड ओवर कर दीजिए। मतलब इतना ट्रस्ट डेफिसिट क्यों हो रहा है कि जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए लोगों के साथ, फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करें और उनका विश्वास जीते। अब जब आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो विश्वास कहां से जीतेंगे? अब आपने उसको एक एरोगेंस के रूप में आपने एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि हाउ कैन दे डिमांड बड़ी स्टेटमेंट फ्रॉम मी, आई विल नॉट गिव इट। ऐसे देश थोड़ी चलेगा जी। हमारा देश तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में आप ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री का दायित्व कीजिए, लेकिन जब आप पार्लियामेंट में आएंगे या पार्लियामेंट में आपको आना चाहिए, पार्लियामेंट को सदन के नेता हैं आप, ये सदन के नेता हैं आप, और ये हमारा डेमोक्रेसी का टेम्पल है, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी खुद खतरे में है। अच्छा, प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए? कर्नल साहब, विपक्ष का नेता वहां हुआ है, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं जाना चाहिए वहां? प्रधानमंत्री को देखिए, जाने की जरूरत वहां नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो एक्शन लेने चाहिए वो दिल्ली में बैठ के ले सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले लेना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो अब देखिए, जब अहमदाबाद में रॉयट्स हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया था, बिल्कुल, और राजधर्म याद दिलाया था। के पार्टी के थे, गए भी थे अटल बिहारी वाजपेयी, गए भी थे गुजरात। मैं बड़ा एडमायरर हूं उनका। देखिए, जब हालात सुधर जाए बाद में जाइए, लेकिन कम से कम वार्तालाप तो शुरू कीजिए। जो एक्शन है, आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाना चाहते, चलिए मत लगाइए। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में आर्मी को एम्पावर कीजिए। आपने स्पेशल पावर एक्ट वैली में नहीं लगाया है, 17-18 पुलिस स्टेशन में जहां सबसे ज्यादा ट्रबल हो रही है, क्यों नहीं लगाया आप? भाई, फौज का थोड़ा भय हो सकता है हालात 8-10 दिन में कंट्रोल में आ जाए, सुधर जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो जो सरकार को एक्शन लेनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप पार्लियामेंट में जो है उसके ऊपर कुछ बोलना भी नहीं चाहते। तो ये तो डेमोक्रेटिक नॉर्म नहीं है। डेमोक्रेसी जिस तरह काम करती है दुनिया में, आपको जवाबदेही तो बनती है, सरकार में आप हैं, बिल्कुल ठीक है, और विपक्ष अगर मांग कर रहा है तो उनकी भावनाओं को सम्मान देना होगा। आप हर चीज को प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। ये हमेशा शालीन सरकार जो है, देखिए हमारे धर्म में भी ये कहा गया है कि जो राजा होता है उसके अंदर एक शालीनता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक श्लोक पढ़ूंगा, शांताकारम गगन दृशम, जो विष्णु के जो उसमें जो श्लोक है, सबसे पहला शब्द क्या है? शांताकार। शांताकारम, शांत आकार के हैं विष्णु। तो पहले कोई अगर राज व्यवस्था में बैठता है तो आपको शांत स्वभाव का होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, आपके अंदर लोगों के दर्द को समझने की सेंसिटिविटी होनी चाहिए। आप सुनिए, आपका काम है, राजधर्म है ये। आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं तो राजा हो गया, मेरा डंडा चलेगा। प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय द फ्यूचर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री। आप देश के भविष्य को नहीं खराब कर सकते। आपको अब जो करना है आप अपना, लेकिन आप देश की सुरक्षा के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं।
पाकिस्तान हेट पे बना, और बिल्कुल हम ठीक। उसका हम देख रहे हैं किस हालात में है। घृणा के रूप में बना था पाकिस्तान, और पाकिस्तान आज बर्बाद हो रहा है, अपने कर्मों से बिल्कुल बर्बाद ठीक। हो रहा है, कोई और कर्म उसको बर्बाद नहीं कर रहा है। आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे घृणा बहुत का बहुत माहौल पैदा धन्यवाद कर रहे जी। जी जी कंदू साहब, बहुत बहुत गंभीर बात आपने कही है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान बनकर बर्बादी की राह पर चल हैं। पड़ेगा बर्बादी के हमारा अलावा क्या देश। मिलेगा हमको? बिल्कुल बिल्कुल। हमने कर्नल अशोक कुमार सिंह जी से बात की, जो फौज में बहुत जिम्मेदारी के पदों पर रह चुके हैं। कश्मीर, असम, चाइना बॉर्डर पर वे बड़े बड़े ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने असम में उस दौर में काम किया जब उल्फा का आतंकवाद अपने चरम पर था। उन्होंने मणिपुर के हालात को लेकर एक बहुत बड़ी मांग रखी है सोशल मीडिया पर, और शायद वे मेरी जानकारी के मुताबिक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मणिपुर में मार्शल लॉ लगाने की मांग कर रहे हैं। उसके लिए उनके पास अपने तर्क हैं, उनके तर्क सुने जाने चाहिए, गुने जाने चाहिए। सरकार को भी सुनना चाहिए कि आखिर कर्नल अशोक कुमार सिंह क्यों विवश हुए एक राज्य में नागरिक प्रशासन के फेल होने पर मार्शल लॉ लगाने की मांग कर रहे हैं। देखना होगा सरकार उनकी इस मांग को किस तरह लेती है। फिलहाल आज इस बातचीत में इतना ही। कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आखिर में हमारे दर्शकों से एक अपील, अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये बातचीत आपको कैसी लगी। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद।